Hello dear learners, my name is Sandeep Kasamia at Sri Krishna University Chhatarpur in Civil Engineering Department. Today I am going to discuss about irrigation engineering. That is my topic. Okay, so now I am going to discuss about irrigation engineering. So you know what is irrigation basically. Irrigation क्या है, कहीं ना कहीं एक साइंस का भी पार्ट है आपका. It may be defined as the science of artificial application of water to soil for raising crops. यानी कहने का मतलब ये है, इरिगेशन को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है कि एक साइंस है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर, किसको सॉइल को देते हैं ताकि उसमें से जो भी क्रॉप्स है आपने बोया है, सोइंग की है, उसको ग्रो कर दे. ओके और दूसरे शब्दों में इसको डिफाइन किया जा सकता है, इट इज दी साइंस डीलिंग विद प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेरियस इरिगेशन वर्क्स. इसको इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है. हर तरीका देखो, मीनिंग वही है, कहीं ना कहीं मीनिंग वही है, लेकिन अर्थ अलग अलग निकल जाते हैं. ठीक है ना. तो देखिए इट में सिंपल है. अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं तो देखते हैं नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन की आवश्यकता क्या है, क्यों हम इरिगेशन को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो समझते हैं. इरिगेशन, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन को समझते हैं, देखते हैं. चलिए, द क्रॉप्स नीड एडिक्वेट वाटर. देखिए पौधों को कहीं ना कहीं एक एडिक्वेट सफिशिएंट वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं कि आप भर के एकदम पानी दे दें, तो ऐसा नहीं है. वो प्लांट स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा. ओके, सो द क्रॉप्स नीड एडिक्वेट वाटर एट द वेरियस स्टेज ऑफ इट्स ग्रोथ. उसको अपनी ग्रोथ के लिए क्या एडिक्वेट वाटर है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, द नेचर सप्लाई ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर लैंड इज थ्रू रेन. हमको जहाँ तक देखा जाए हमारे एग्रीकल्चर लैंड को कहीं ना कहीं बारिश जो होती है उससे मिलता है. ओके, तो इफ द रेनफॉल इज सफिशिएंट टू मीट द टोटल वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इट्स द क्रॉप एंड इट अकर्स एट द टाइम व्हेन द क्रॉप्स रिक्वायर इट, देन देयर इज नो नीड ऑफ इरिगेशन. मतलब यदि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ में रेनफॉल हो जाता है, तब उस कंडीशन में आपको इरिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन नाउ-अ-डेज हम देखते हैं हमारा पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उतने रेनफॉल नहीं हो पाता जितना उसको चाहिए प्लांट को. तो हमको क्या करना पड़ता है, आर्टिफिशियल वाटर देना पड़ता है. ओके, अब देखिए व्हाट इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. यू नो वेरी वेल कि इंडिया हमारा क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है. क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री. ओके, विद अ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट, जहाँ को हमको देखने को मिलता है वास्ट क्लाइमेट डाइवर्सिटी दैट मीन्स वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट हमको देखने को मिलता है. कहीं देखते हैं नॉर्थ इंडिया में बारिश का रेनफॉल अलग होता है ना, साउथ इंडिया में अलग होता है, तो हर प्लेस का अलग अलग है. ओके, देन टोपोग्राफी. अब टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन. अब यहाँ पे हम समझते हैं दैट इज टोपोग्राफी यहाँ पे हम समझते हैं टोपोग्राफी जो बेटा होती है यहाँ पे, टोपोग्राफी दो टाइप की होती है, दैट इज आर्टिफिशियल टोपोग्राफी और नेचुरल टोपोग्राफी. हम नेचुरल टोपोग्राफी की बात करते हैं तो नेचुरल टोपोग्राफी में आपका आ जाएगा बेटा रिवर, पॉन्ड, माउंटेन, हिल, ये सब किस में जाते हैं, नेचुरल मतलब कुदरती. और आर्टिफिशियल की हम बात करें जैसे रोड नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क, हाईवेज, और आपके आ जाएंगे कैनाल, डैम. ओके, ये एन टाइप्स के एग्जांपल हैं आर्टिफिशियल टोपोग्राफी के. तो वो कह रहा है टोपोग्राफी एंड वेजिटेशन इन वेरीज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल एट डिफरेंट प्लेसेस. तो वो कह रहा है कई डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है. ओके, टू गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ क्रॉप. अब यील्ड का मीनिंग क्या होता है, यील्ड का मीनिंग होता है प्रोडक्शन. क्या है, प्रोडक्शन. कितना आपको प्रोडक्शन मिला, आपने कितना बोया और कितना आपको रिटर्न होगा, कितना मिला, दैट मीन्स सोइंग और हार्वेस्टिंग के बाद जो मिलता है आपको उसको जो प्रोडक्शन, जितना मान लो आपने 2 क्विंटल व्हीट को सोइंग किया आपने. ओके,
2 क्विंटल वीट को सोइंग किया तो आपको हार्वेस्टिंग के बाद, कटाई के बाद कितना मिलता है, मतलब किसी को 50 क्विंटल मिला है ना, 60 क्विंटल, ये ठीक है ना। तो जिस इस तरीके से मिलता है। ओके, यील्ड ऑफ क्रॉप, इट बिकम्स नेसेसरी टू सप्लाई द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे इसने ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर की बात की, दैट इज ऑफ OMC लेवल, ऑप्टिमम कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल। अब देखो ऑप्टिमम का मतलब क्या, वही इन्होंने बोला था ना, एडिक्वेट वाटर। एडिक्वेट वाटर का मतलब क्या होता है, सफिशिएंट। एडिक्वेट का मीनिंग क्या होता है, सफिशिएंट। ओके, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, जिसको हम इसको OMC भी कह देते हैं कभी कभी, ठीक है ना। ओके, एट द राइट टाइम एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्रॉप, जिस तरीके से क्रॉप की रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से हम देते जाएंगे। जैसे मान लो वीट की अलग होगी, ग्राम की अलग होगी, शुगर कैन का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। ओके, इट देन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, दिस इज पॉसिबल ओनली थ्रू अ सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम। जी हम तभी पॉसिबल हो पाता है जब सिस्टमेटिक इरीगेशन सिस्टम हो आपके पास। यदि आपके पास सिस्टमेटिक इरीगेशन सिस्टम नहीं है देन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, नाउ आई मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, कि इंडिया में इरिगेशन की हिस्ट्री क्या है, एक कैसे डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे अपने भारत में, कैसे डेवलपमेंट हुआ है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं। ओके, तो हिस्ट्री ऑफ इरिगेशन कैन बी समराइज्ड एज गिवन बिलो। आपको यहाँ पे नीचे जो दिया रखा है, आपको हेडिंग दी है, उसके यहाँ पे इरिगेशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में इरिगेशन किस तरीके से होता था। ओके, तो इन दी एंशिएंट डेज, प्राचीन समय की बात है कि इरिगेशन वर्क्स इन आवर कंट्री कंप्राइज्ड डग वेल्स, मतलब कुएं से, स्मॉल टैंक से एंड डाइवर्जन वर्क्स ऑन पेरिनियल रिवर। अब पेरिनियल का मीनिंग होता है थ्रू आउट द ईयर। ओके, थ्रू आउट द ईयर का मतलब क्या है, पेरिनियल रिवर वो रिवर जो पूरी साल फ्लो कंडीशन में रहती है। हमने देखा समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे नदियाँ, कई नदियाँ सूख जाती हैं। ओके, तो उनको हम पेरिनियल नहीं बोलते, उनको हम नॉन पेरिनियल बोल देते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती है। इसका मीनिंग है थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर। ओके, थ्रू आउट द ईयर, जो पूरी साल बहती रहती हैं। देन पीपल इन वैदिक पीरियड वर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। लेकिन हमारे पुराने ज़माने के जो वैदिक टाइम का है उस पर लोग डिपेंडेंट थे रेनफॉल पे। वर्षा होगी तो ही खेती हो पाएगी, अदरवाइज खेती नहीं हो पाएगी। बट दे ऑल्सो यूज टू इरीगेट देयर क्रॉप्स विद डगवेल्स एंड dated waters in 10th and 13th century period. Various irrigation works were carried out in Tamil Nadu. हमारे तमिलनाडु में ये 10th और 13th सेंचुरी से काम कर रहा है वह काम। एंड आंध्र प्रदेश सच एज वीर नारायणा टैंक एंड अनंत राजा सागर, इस तरह 2 टाइप के ये टैंक थे क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ओके, ये है, ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का है। अब देखते हैं इरिगेशन डेवलपमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। अब ब्रिटिश पीरियड में किस तरीके से आया था इरिगेशन, थोड़ा उसके बारे में भी हम समझते हैं। ओके, तो ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड 1800 to 1947 द ब्रिटिशर्स आल्सो इरिटेड एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ इरिगेशन। वो ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी इनिशिएट किया था एक्टिविटी को, किस फील्ड में, इरिगेशन फील्ड में। तो इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी वेरियस कैनाल्स वर रिमोल्डेड, रेनोवेटेड, कई रिमोल्डेड किए गए हैं, रेनोवेट किए गया है, उनको सुधारा गया है। एंड कन्वर्ट इनटू पेरिनियल कैनाल, उनको कन्वर्ट कर दिया है पेरिनियल कैनाल। अब पेरिनियल का कैनाल का मीनिंग हमने आपको बताया था कि वो थ्रू आउट, वो कैनाल जो थ्रू आउट द ईयर बहती रहती हैं, उनमें कभी भी ड्रॉट की कंडीशन नहीं होती है। ओके, तो द मेजर कैनाल वर्क्स लाइक सरहिंद, द आगरा एंड द मथुरा कैनाल्स एंड द पेरियार डैम एंड कैनाल्स वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इस तरीके से ब्रिटिश रूल में ये डैम वगैरह कंस्ट्रक्शन किया गया। अब डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, और जब हमारा स्वतंत्र भारत, जब हमारे अंग्रेज लोग चले गए थे भारत छोड़ के, और जब स्वतंत्र हुआ था हमारा देश इंडिपेंडेंस के बाद, किस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ इरिगेशन में, उसके बारे में समझते हैं।
At the times of independence, net irrigated area was about 28.2 million hectares. ओके इतना हमारे पास इरीगेटेड एरिया था, दैट इज 28.2 मिलियन हेक्टेयर्स. मेजर कैनाल सिस्टम्स इंक्लूडिंग सतलज एंड इंडस सिस्टम वेंट टू वेस्ट पाकिस्तान एंड द एरिया ऑफ फर्टाइल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान विच इज प्रेजेंटली बांग्लादेश. जो अब प्रेजेंट में क्या हो गया बेटा, ईस्ट पाकिस्तान आपका क्या हो गया है, बांग्लादेश. ओके नाउ नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट. और हमारे मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट क्या थे? मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट बेसिकली हम इरीगेटेड एरिया के बिहाफ पे बताते हैं. जब भी हम मेजर इरीगेशन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपका इरीगेटेड एरिया के बिहाफ पे ही कैटेगराइज किया जाता है, जैसे माइनर मेजर. हम देखते हैं कि करके द इरीगेशन प्रोजेक्ट्स विच कवर एन एरिया ऑफ मोर देन 10,000 हेक्टेयर आर क्लासीफाइड एज मेजर प्रोजेक्ट. सिंपल इन्होंने बोल रखा है वो एरिया, वो इरीगेटेड एरिया बेटा जो वहाँ पे 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया को कवर अप करता है, उसको हम बोल देते हैं मेजर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा. मेजर इरीगेशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया आर एज फॉलोस. भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट ये किस कैटेगरी में आएगा, मेजर इरीगेशन में. इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट उसमें आएगा मेजर में. ब्यास प्रोजेक्ट, चंबल प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट. ये बेसिकली हीराकुंड डैम कहाँ पे, उड़ीसा स्टेट. ओके नाउ आई एम नेक्स्ट स्लाइड. नाउ मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट. द इरीगेशन प्रोजेक्ट विच कवर एरिया बिटवीन 2,000 to 10,000 hectare are classified as medium project. Small dams and small canals networks are under medium irrigation project. Then next, minor irrigation project. The irrigation project which cover area less than 2,000 hectare are classified as minor project. Minor irrigation schemes include the construction of open wells, tube well, open well, small canal and tanks. It serves a substantial part of the total irrigation in the country. अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे एमपी स्टेट में, मध्य प्रदेश में इरिगेशन का मेन जो हमारा सोर्स है वो क्या है, ट्यूबवेल. क्या है, बेल एंड ट्यूबवेल. ओके वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप. अब हमने आपको बताया था क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन कितनी पड़ेगी, एक ऑप्टिमम लेवल पे पड़ती है. ऐसा नहीं कि आप कितना भी पानी आप दे दो, ऐसा नहीं. उस तरीके से पानी क्या हो जाएगा आपका, ख़राब हो जाएगा. सॉरी प्लांट आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, पूरा सड़ जाएगा. ऐसा नहीं देना है, उसका भी कोई एक लॉजिक होता है, देने का तरीका होता है, वो अपन को पढ़ना है. ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ जियोलॉजिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन. क्लाइमेट आप लोगों ने एक टर्म देखते होंगे कि एक टर्म आता है वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर एंड क्लाइमेट, वेदर का मीनिंग है जो डे टू डे, आर टू आर, ईयर टू डे टू डे, आर टू आर, वीक टू वीक जो मौसम में जो चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं वेदर. क्लाइमेट होता है थ्रू आउट द ईयर. जितने भी पैरामीटर्स हैं जो थ्रू आउट द ईयर होते हैं, थ्रू आउट द ईयर चेंज होकर निकल के आता है. हम थ्रू आउट पूरी साल की बात करते हैं, उसको वो आता है क्लाइमेट. और वेदर क्या होता है, डे टू डे. आज का मौसम कैसा है, अभी ठंडा है तो 1 घंटे 2 घंटे बाद थोड़ा रेनफॉल हो जाएगा, है ना, 4-5 घंटे बाद धूप निकल आएगी, तो जी वेदर है, नॉट अ क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या है, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, मतलब एक डेटा, एवरेज डेटा निकल के आता है. मान लीजिए 155 सेंटीमीटर रेनफॉल होगा एमपी मध्य प्रदेश में, 155 सेंटीमीटर एक साल में इतना डेटा निकल के आया कि इतना एवरेज रेनफॉल होगा, तो वो आपके क्लाइमेट है, क्लाइमेट के वो पैरामीटर हैं इस तरीके से. तो क्लाइमेट वेदर में थोड़ा डिफरेंस होता है, कन्फ्यूज मत होइए. क्लाइमेटिक कंडीशन, इंडियन एग्रीकल्चर इज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स with both irrigated and dry land area capable of producing most of the food and horticulture crops of the world. इस तरीके से हम कैपेबल हो पाते हैं मोस्ट ऑफ द फूड, जो फूड है, फूड दैट मीन्स ग्रेन, वीट, ये सब किस में जाती है, फूड क्रॉप्स में. ओके और हॉर्टिकल्चर जैसे अपन को कोई फ्लावर वगैरह है ना, ये सब इसमें हॉर्टिकल्चर. अब क्रॉप पीरियड क्या है, क्रॉप पीरियड, यस ये टेक्निकल टर्म है, दैट इज क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, डेल्टा. इसको हम समझते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारे इरिगेशन में
ये आता है, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं अपना, जो इनका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है क्रॉप पीरियड का, समझते हैं। क्रॉप पीरियड इज द टाइम, क्रॉप पीरियड क्या है, एक टाइम है, इज द टाइम इन डेज, वो किसमें भी डेज में, दैट अ क्रॉप टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू दैट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। वो टाइम पीरियड, वो आपका टाइम पीरियड आपने सोइंग और मतलब बुआई की है और हार्वेस्टिंग कटाई, ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है, जो टाइम लगता है, इसी चीज़ को हम बोल देते हैं क्रॉप पीरियड, और कुछ नहीं है। नाउ नेक्स्ट, बेस पीरियड। बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप रेफर्स टू द होल पीरियड ऑफ द कल्टिवेशन फ्रॉम द टाइम व्हेन इरिगेशन वाटर इज फर्स्ट इशूड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ग्राउंड फॉर प्लांटिंग। जो हम ग्राउंड में जब पानी देते हैं, प्रिपरेशन करते हैं ग्राउंड को, सॉइल को, पानी है ना, किस लिए, प्लांटिंग के लिए, प्लांटिंग द क्रॉप टू दी लास्ट वाटरिंग। लास्ट वाटरिंग कब तक, जब उसका अप टू इट्स मैच्योरिटी लेवल। मान लो आपने वीट को बोया तो उसमें पौधा निकलेगा, पौधा निकला, कितना निकलना चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर। ये कौन बोलता है डेटा, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, ये होता है IARI जो होता है आपका IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या बोलता है कि जो 2.5 सेंटीमीटर, इसका ये कोडर प्रोविजन है, उसने अपना दे रखा है डेटा, है ना, तो वो है। अब वेस्ट पीरियड हो गया आपका। अब डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ द क्रॉप इन द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ अ क्रॉप रिक्वायर्स अबव, मतलब हमको कितनी डेप्थ तक उस प्लांट को, इस क्रॉप को पानी देना है, वो आपका डेल्टा बताएगा। वो हर क्रॉप का अलग अलग होता है। वीट का डेल्टा अलग होगा, ग्राम का डेल्टा अलग होगा, मेज का डेल्टा अलग होगा, और फॉडर का डेल्टा अलग होगा। ओके, तो वाटरिंग एट एन इंटरवल ऑफ 10 days एंड अ वाटर डेप्थ ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एवरी वाटरिंग, देन द डेल्टा इज 12 मल्टीप्लाइड, जो सिंपल न्यूमेरिक वो है, मैथमेटिकल डेटा दे दिए इन्होंने। नाउ नेक्स्ट, ड्यूटी क्या होता है, ये ड्यूटी और डेल्टा, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स पर एकर्स दैट 1 क्यूमेक और क्यूसेक और वाटर कैन इरीगेट ड्यूरिंग द वेस्ट पीरियड। मतलब इस सिंपली अपन डिफाइन कर देते हैं कि जैसे अपन ड्यूटी की बात करें, ड्यूटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स पर एकर्स दैट 1 क्यूमेक और क्यूसेक और वाटर कैन इरीगेट ड्यूरिंग द वेस्ट पीरियड। अब हम ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी क्या है, ड्यूटी है कितना पानी आपने फील्ड में दिया पर यूनिट डिस्चार्ज एरिया पर यूनिट डिस्चार्ज, दैट मीन्स हेक्टेयर पर क्यूमेक। अब क्यूमेक क्या होता है, क्यूमेक का मीनिंग होता है मीटर क्यूब पर सेकंड। क्या है आपका, डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज सिंपल है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है, FM में, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा। देन अब आता है आपका रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा। ड्यूटी एंड डेल्टा में रिलेशन दे रखा है, मैथमेटिकल रिलेशन है, डेल्टा इक्वल टू 8.64 इंटू बेस पीरियड अपॉन डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे बेस पीरियड आपका डेज में रहेगा, डेल्टा है आपका, जो ड्यूटी है वो आपका किस में रहेगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक में रहेगा, डेल्टा यहाँ पे आपका मीटर में रहेगा, दैट इज SI सिस्टम में रहेगा आपका। ओके, बट यहाँ पे यदि मैं CGS सिस्टम में बात करूँ, कभी कभी वो सेंटीमीटर में ही पूछ देता है, तो सेंटीमीटर में पूछेगा तो क्या सिंपल रिलेशन हो जाएगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई कर देना सीधा, 864 इंटू बेस पीरियड डिवाइडेड बाई ड्यूटी। ओके, ये रिलेशन आया कहाँ से है, सिंपल कि रिलेशन सर आया कहाँ से, सिंपल है कि आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड इन द फील्ड और वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाइड इन द फील्ड, आपने पानी कितना दिया किसी फील्ड में और पानी का कितना यूज हुआ, दोनों का रिलेशन को हम इक्वल कर देते हैं। सिंपल है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर सप्लाई इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ वाटर अप्लाई, सिंपल। इस रिलेशन से हम बता देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें लॉसेस को हमने कंसीडर नहीं किया है। लॉसेस क्या, लॉसेस जैसे आप पानी दोगे तो कहीं ना पानी की वेस्टेज होगी, पानी कहीं थोड़ा कि उतना ही अमाउंट का जितना पानी आपने दिया उतना ही पानी इसमें गया होगा, कहीं वेस्ट हुआ होगा, कहीं इवेपोरेट हुआ होगा। तो इवेपोरेशन लॉसेस, ट्रांसपायरेशन लॉसेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। और भी कुछ लॉसेस होते हैं तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यदि हम कंसीडर कर लेंगे तो हम इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं, हम इसको नहीं बता सकते, इनका बीच में रिलेशन नहीं बता सकते हैं। हमको लॉसेस को कंसीडर नहीं करते, हम यहाँ पे लॉसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, मान के चलते लॉसेस नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली लॉसेस होते हैं, प्रैक्टिकली होते हैं। थ्योरेटिकल मान लिया आपने, एज्यूम कर लिया कि लॉसेस जो हैं नहीं हो रहे हैं। देन नेक्स्ट, ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया क्या है? तो सिंपल वही है कि ग्रॉस कमांड एरिया इज द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन बी कमांडेड और इरीगेटेड बाय कैनाल्स। वो एरिया, वो बाउंड्री जहाँ पे हम कैनाल के माध्यम से उस किसी एरिया को हम क्या इरीगेट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते थे, कमांड कर रहे हैं, सिंपल है ना। तो उस लेकिन ग्रॉस का मीनिंग ही है, ग्रॉस का मीनिंग क्या होता है? टोटल। ग्रॉस का मीनिंग होता है टोटल, उसमें टोटल एरिया आ जाएगा, चाहे वो अनकल्चरेबल हो चाहे वो कल्चरेबल हो, इरीगेट हो भी रही हो ना हो रही, तो हमको टोटल सम अप कर लेते हैं एरिया को। लेकिन यहाँ पे देखो कल्चरेबल वो रखा है। कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या है? दी कल्चरेबल कमांडेड एरिया आल्सो कंटेन्स अनफर्टाइल बैरेन लैंड, एल्कलाइन सॉइल, लोकल पॉन्ड्स, विलेजेस etc। दीज आर नोन एज अनकल्चरेबल लैंड। अब यहाँ पे कोई फर्टाइल लैंड होना है कोई, ठीक है ना, ये एल्कलाइन सॉइल है, लोकल पॉन्ड्स हैं, तालाब वगैरह बने हैं, विलेजेस गाँव हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? अनकल्चरेबल एरियाज हैं ये सारे, ठीक है ना। दी रिमेनिंग एरिया इज कॉल्ड, और जो बचा उनमें से जो बचा एरिया है वो आपका कल्चरेबल कमांड एरिया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं प्रिंसिपल क्रॉप्स इन इंडिया। अब प्रिंसिपल का मीनिंग ही है मेन क्रॉप्स कौन कौन सी है भारत में? तो दो ही क्रॉप हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। तो फूड एंड नॉन फूड सप्लाइंग प्लांट्स ग्रोन ओवर सॉइल आर कॉल्ड क्रॉप्स। हाँ, यहाँ ना क्रॉप्स की डेफिनेशन दे दी है, सिंपल। फूड और जो नॉन फूड, जो फूड कैटेगरी में, नॉन फूड कैटेगरी में कौन है? फ्लावर वगैरह ये सब किस में आ जाते हैं? नॉन फूड। उसे फूड थोड़ा खाते थोड़ा ना हम फ्लावर को, है ना। फूड है, नॉन फूड है, सप्लाइंग प्लांट्स ग्रोन ओवर सॉइल आर कॉल्ड क्रॉप्स। इन इंडिया मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन, हमें जानते हैं हमारी भारत की जो पॉपुलेशन है तकरीबन 70% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे। किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। अगर आप सोचो ज़रा कि सारे लोग मतलब कहीं अगर एग्रीकल्चर हमारा कम हो जाएगा, लोग मतलब कहीं आप इतना पॉपुलेशन फैल रहा है, कहीं ना कहीं लोग खेती में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, और मान लो बहुत ही कम हो गया, सोचिए आप लोग, मुश्किल पड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को भी मेंटेन करके चलता है। कृषि प्रधान देश बोलते हैं अपने भारत को, क्या बोलते हैं? कृषि प्रधान देश में आता है अपना भारत। तो 70% पॉपुलेशन क्या डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कनेक्टेड हैं आप किससे हैं? एग्रीकल्चर से। क्रॉप्स आर मेनली क्लासीफाइड एज खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स को अपन समर क्रॉप्स ही बोल देते हैं, रबी क्रॉप्स को अपन विंटर क्रॉप बोलते हैं, है ना। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन खरीफ क्रॉप सीजन, समर सीजन इज ऑल्सो नोन खरीफ क्रॉप्स फॉर इन राइस, मेज, ज्वार, अरहर etc। किस में आ जाते हैं? खरीफ क्रॉप्स में आ जाते हैं। रबी क्रॉप्स में कौन है? क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रबी क्रॉप सीजन, विंटर सीजन, वही बताया आपको। आर नोन एज रबी क्रॉप्स फॉर, जैसे व्हीट हो गया आपका, गेहूँ ना, बार्ले, ग्राम, चना, पीस, पोटैटोस, ये सब किस में जाते हैं? आपके रबी क्रॉप्स में आते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, मेथड ऑफ इरीगेशन। अब हम बात करते हैं कि इरीगेशन की मेथड क्या है, कैसे करते हैं। द सक्सेस ऑफ क्रॉप्स इन मोस्ट एरियाज इज डिपेंडेंट ऑन टाइमली मानसून। किस पे डिपेंड है? मानसून पे। एंड सफिशिएंट रेनफॉल स्प्रेड थ्रू मोस्ट ऑफ द ग्रोइंग सीजन। जिस सीजन में आप ग्रो कर रहे हैं उस सीजन में उस हिसाब से रेनफॉल हो जाए देन पॉसिबल है। हैंस पुअर मानसून, मान लो मानसून बहुत नहीं हो पाया, ओके, तो कॉज क्रॉप फेलियर, उस तरीके से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। अगर बारिश नहीं हो पाती है तो फसल क्या हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, लेकिन हमारे भारत में कई वैरायटियाँ हैं वाटर रिसोर्सेज की, एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट। सेवरल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम और मेथड्स आर एडॉप्टेड टू सप्लाई वाटर टू एग्रीकल्चर लैंड।
डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल, और डिपेंड करता है किस टाइप का आपका वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है। इरिगेशन मेथड, अब मेथड की बात करें, द मेथड ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द लैंड मे बी ऑफ देयर टाइप, सरफेस इरिगेशन मेथड्स, सब सरफेस इरिगेशन मेथड्स, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड। अब इनको हम वन बाय वन समझते हैं। अब देखिए सरफेस इरिगेशन मेथड्स, इन दिस मेथड इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड बाय स्प्रेडिंग इन द फॉर्म ऑफ सीट और स्मॉल स्ट्रीम्स ऑन द लैंड टू बी इरिगेटेड। तो फ्री फ्लडिंग मेथड्स, बॉर्डर फ्लडिंग मेथड, दो मेथड। सब सरफेस इरिगेशन मेथड में, इन दिस मेथड द वाटर इज अप्लाइड ओनली टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ अंडरग्राउंड परफोरेटेड और पोरस पाइप लाइक नेटवर्क इन द ग्राउंड। अब फ्लो इरिगेशन की हम बात करें तो फ्लो इरिगेशन क्या है? इट इज दैट प्रोसेस ऑफ इरिगेशन इन विच वाट फ्लोज फ्रॉम इट्स सोर्सेज टू द फील्ड बाय ग्रेविटी, जो ग्रेविटी के जरिए होता है, ठीक है ना। फ्लो इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज कैनाल इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन को हम कहीं ना कहीं कैनाल इरिगेशन भी बोल देते हैं। इट मे बी फर्दर वी क्लासीफाई, इस तरीके से इसको पेरिनियल इरिगेशन, नॉन पेरिनियल इरिगेशन। पेरिनियल कहीं पे भी दिख जाए इसका मीनिंग होता है थ्रू आउट द ईयर। पेरिनियल इरिगेशन मतलब थ्रू आउट द ईयर इरिगेशन चलता रहता है। नॉन पेरिनियल इरिगेशन में मतलब जो थ्रू आउट द ईयर नहीं होता है। मानसून की जैसे मान लो समर टाइम पे क्या होता है, गर्मी बहुत होती है, उसमें क्या होता है, उससे इवेपोरेशन ज़्यादा होता है उस टाइम पे ना। अब देखिए आपको इस फिगर में भी दिख रहा होगा, इस तरीके से जो पानी भरा हुआ है और है ना स्ट्रिप टाइप में ना, स्ट्रिप बनने से लग रहा होगा आपको कहीं ना कहीं स्ट्रिप है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है ना। यहाँ पे देखो प्लांटेशन है पूरा कि क्रॉप, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन आपको ये बहुत देखने को मिला होगा। आप कभी जाते हो हाईवे से, बस से, आप कहीं बाहर जाते हो तो कहीं रेलवे से या बस से कहीं से भी आपको साइड में दिखते होंगे खेत वगैरह, ऐसे स्प्रिंकलर है ना, पानी ऐसे जा रहा है, सब फिर रहा है, पाइप छोटे छोटे ऐसे कनेक्टेड रहते हैं सारे। तो वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे। ये पानी का एक टाइप का स्प्रे नहीं होता, स्प्रे उस तरीके से स्प्रे करता है सब में ना। तो स्प्रे थ्रू नेटवर्क्स ऑफ पाइप, इट रिसेंबल्स अ लाइट रेनफॉल इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रिजल। ये कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, लगता है कि हल्की फुल्की सी बारिश हो रही है, स्प्रे कर रहा है ना वो ऐसा, तो कह रहा मिलता जुलता है, जैसे लगता है जैसे लाइट रेनफॉल हो रहा हो क्या हो रहा हो, लाइट रेनफॉल हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रिजल। मतलब दी स्प्रिंकलर इरिगेशन इज ऑल्सो नोन एज ओवरहेड इरिगेशन। इसको हम ओवरहेड इरिगेशन के नाम से भी जानते हैं। दी ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ इरिगेशन, इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या है? यदि adaptability is to use under condition where surface irrigation methods are not efficient। जहाँ पे सरफेस इरिगेशन मेथड्स वहाँ पे क्या है, इफिशिएंट नहीं है। अब आता है लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट इरिगेशन की हम बात करें तो लिफ्ट इरिगेशन भी आप लोगों ने देखा हुआ है। लिफ्ट इरिगेशन समझते हैं, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड फॉर इरिगेशन क्रॉप्स बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम इट्स sources of supply is called lift irrigation। These sources may be tube well, या तो ट्यूब वेल हो सकता है या वेल इन विच वाटर कम्स फ्रॉम अंडरग्राउंड वाटर, जहाँ से पानी अंडरग्राउंड से आता है, या तो वेल से आएगा या तो ट्यूब वेल से आएगा। ट्यूब वेल इरिगेशन या सबमर्सिबल पंप, या सबमर्सिबल पंप होगा, इस फिगर में भी दिख रहा है आपको ना। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में देखते हैं तो इन दिस मेथड वाटर इज अप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स डायरेक्टली नियर द बेस और रूट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू अ स्पेशल आउटलेट डिवाइस कॉल्ड एन इमीटर or a dipper. These emitters have drip nozzle to supply water drip by drip at every slow rate. The water applied near the root zone of plants spread laterally as well as vertically because of capillary action in the soil. Component of a drip irrigation units control, इसकी component क्या है? Control head, pipe network, emitters. जी अंडरग्राउंड होता है जी, है ना जी एकदम। इससे इसका फ़ायदा क्या है ड्रिप इरिगेशन का? पहली बात ड्रिप इरिगेशन में क्या है, जो जितना पानी चाहिए ना रूट उतना मिल जाता है उसको सफिशिएंट, तो इसका जो यील्ड निकल के आता है, जो प्रोडक्शन मिलता है बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल हो जाता है, इसलिए अपन लोग एफर्ट नहीं कर पाते हम लोग इसको, है ना। तो ये है तो अच्छा, लेकिन क्या है अनइकोनॉमिकल है। अनइकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा हम इसको सही नहीं मानते हैं, बस और कुछ नहीं है। देन कैनाल्स। अब बात करते हैं हम कैनाल्स की। कैनाल क्या है ना,
तो अ कैनाल इज एन आर्टिफिशियल चैनल, एक तरीके से ये आर्टिफिशियल चैनल है। ओके, तो जनरली ट्रिपेजॉइडल इन शेप, और ट्रिपेजॉइडल शेप में होता है। ट्रिपेजॉइडल क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल हो जाता है। ओके, कंस्ट्रक्टेड ऑन ग्राउंड टू कैरी वाटर टू द फील्ड्स, ईदर फ्रॉम अ रिवर, या तो नदी से, और फ्रॉम अ टैंक फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज इरिगेशन, पावर जनरेशन, नेविगेशन etc। इरिगेशन कैनाल, पावर कैनाल और हाइडल कैनाल, और नेविगेशन कैनाल। नेक्स्ट स्लाइड, कैनाल लाइनिंग। अब कैनाल की लाइनिंग किस तरीके से करते हैं? लाइनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे अगर लाइनिंग नहीं की तो पानी की वेस्टेज ज़्यादा होगा, सीपेज ज़्यादा होगा। इसको रोकने के लिए हम लाइन करते हैं। अब लेइंग ऑफ द इम्परवियस लेयर दैट मीन्स क्या है? कंक्रीट कर दिया, उसमें पानी क्या परमेबल नहीं होगा, नॉन परमेबल हो जाएगा वो। तो इम्परवियस लेयर विच प्रोटेक्ट्स द बेड एट द साइड ऑफ द कैनाल इज कॉल्ड कैनाल लाइनिंग, जिसको कैनाल की साइड, जैसे मान लो हमने कैनाल डिजाइन किया यहाँ पे सिंपल, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? कंक्रीटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंक्रीटिंग कर दिया, उसकी हम क्या कर देते हैं? फिनिशिंग कर दी। हम क्या कर दिया? फिनिशिंग कर दी मान लो, ठीक है ना। इसका पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा? पानी साइड से क्या नहीं होगा? सीपेज आउट नहीं होगा। पानी क्या नहीं होगा? सीपेज आउट नहीं करेगा, यहाँ से पानी सीप नहीं करेगा। और क्या इस तरीके से हमारा क्या रहेगा? कैनाल प्रोटेक्ट रहेगी, ठीक है ना। और पानी जितना चाहिए उतना, मतलब जहाँ जिस फील्ड में हमको भेजना है वहाँ भेजेगा। नहीं तो पानी का क्या होगा? बहुत वेस्टेज आउट होगा। यहाँ पे पाइपिंग की कंडीशन हो जाएगी, सॉइल रोड होगी, है ना, सॉइल भी रोड होगी, पाइपिंग होगी, कोई सेट कंडीशन बनेगी, है ना। ये सारे जब टेक्निकल टर्म है सिविल इंजीनियरिंग के, इस तरीके से। अब क्या करना है हमको? जैसे लाइनिंग भी दो टाइप की है, तो कंक्रीट लाइनिंग करोगे या ब्रिक लाइनिंग करोगे, है ना। कंक्रीट लाइनिंग में देखते हैं तो लाइनिंग डन बाय कंक्रीट इसको बोलते हैं कंक्रीट लाइनिंग। यानी हम कंक्रीट से कर रहे हैं तो कंक्रीट लाइनिंग बोल दिया, ब्रिक से कर रहे हैं तो ब्रिक लाइनिंग बोल दिया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या है ब्रिक लाइनिंग? अब ब्रिक लाइनिंग क्या है? द लाइनिंग डन बाय ब्रिक्स, वही जो मैंने बताया वैसी में ना, द लाइनिंग डन बाय ब्रिक्स इज नोन एज ब्रिक लाइनिंग। अब ट्यूब वेल इरिगेशन क्या है? ट्यूब वेल इरिगेशन देखते हैं। इरिगेशन इज कंसर्न्ड ओपन वेल्स एंड ट्यूब वेल्स आर वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और बहुत ज़्यादा ये फेमस सा है और बहुत पॉपुलर है, कहने का मतलब। द मेन सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई हैज बीन ग्राउंड वाटर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द हिस्ट्री, और ये हमारे इतिहास से भी चला आ रहा है। तो वाटर टेबल क्या है? वाटर टेबल इज द सरफेस ऑफ अ वाटर बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग itself towards an equilibrium condition, ठीक। कोन ऑफ डिस्पर्जन वही है, कोन ऑफ डिस्पर्जन व्हेन द वाटर लेवल इन द वेल डिक्रीजेज ड्यू टू पंपिंग। अब पंपिंग से आप करोगे तो पानी का लेवल थोड़ा घटेगा, है ना। द वाटर लेवल इन दी नेबरहुड आल्सो। आपने देखा होगा, जैसे मान लो एक कुआं यहाँ बना है, एक कुआं बना है आज पास में, तो आपने देखा होगा आपका जो कुआं, जो पानी पंपिंग करोगे तो पानी का लेवल डाउन जाएगा, तो पड़ोस वाले का भी थोड़ा डाउन हो जाता है। वो ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना, हो जाता है। नेबरहुड आल्सो फॉल्स डाउन। अब रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। अब रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की हम बात करें तो बेस ऑफ कॉन इज सर्कल ऑफ रेडियस आर नोन एज सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। द रेडियस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस। देखो जो नाम है, आप इतना कन्फ्यूज मत होइएगा कि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है। जो नाम, उसको नाम साफ ही नाम, जो इन्फ्लुएंस हुआ होगा, जिससे जो रेडियस बनी होगी, उसको नाम दे दिया रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना। डिस्पर्जन हेड क्या है? हाइट ऑफ कोन ऑफ डिस्पर्जन एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन वेल इज कॉल्ड डिस्पर्जन हेड। तो सब ये बेल के पैरामीटर हैं, ये रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, डिस्पर्जन हेड, कहीं ना कहीं उसके ही पैरामीटर हैं। खैर छोड़िए, अब आता है एक्यूफर की हम बात करें। एक्यूफर का मीनिंग क्या है? एक्यूफर का मीनिंग ये होता है कि पोरोसिटी और परमेबिलिटी दोनों पॉसिबल हो पाती हैं, ठीक है ना। जैसे कन्फाइंड है, कन्फाइंड का मतलब तो फंसा हुआ है वो, तो इट इज दैट एक्यूफर इन विच ग्राउंड वाटर इज कन्फाइंड। ग्राउंड वाटर क्या है आपका? कन्फाइंड है अंडर अ प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो अंदर का जो प्रेशर बहुत ज़्यादा है उससे, तो उससे क्या है, वो कन्फाइन है पूरा पानी, क्या है, पूरा कन्फाइन है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय ओवरलेइंग रिलेटिवली इम्परमिएबल स्ट्रेटा,
जो इम्परमिएबल स्ट्रेटा है, जैसे मान लो रॉक वगैरह, रॉक हो गया सब्जी, किसमें इम्परमिएबल स्ट्रेटा है। ओके, कन्फाइंड है, ये कन्फाइंड एक्वीफर का जो आपका बना हुआ है डायग्राम, ये आपका बना हुआ है अनकन्फाइंड का। तो इट इज दैट एक्वीफर इन विच वाटर टेबल फ्रॉम फॉर्म्स द अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सेचुरेशन। ये किस जोन पे होता है? अपर जोन ऑफ सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सेचुरेशन, ठीक है ना, अपर सरफेस ऑफ द जोन ऑफ सेचुरेशन पे होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अब आते हैं डैम्स। क्या आता है? डैम्स। डैम्स क्या है समझते हैं कि डैम इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। पहली बात तो क्या है, डैम आपका एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, सही बात है, ठीक, कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर ऑन इट्स अप स्ट्रीम साइड। ध्यान दें, विशेष बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रिवर आपकी पेरिनियल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? रिवर आपकी पेरिनियल। रिवर आपकी पेरिनियल है, दैट मीन्स थ्रू आउट द ईयर वो नदी नहीं सूख रही है। कहीं कहीं नदी जो है समर टाइम पे सूख जाती हैं, तो वो कंडीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तभी हम क्या करेंगे? डैम बनाएंगे वहाँ पे। अब डैम क्या? अक्रॉस अ रिवर टू स्टोर वाटर ऑन इट्स अप स्ट्रीम साइड। क्लासिफिकेशन ऑफ डैम। डैम का क्लासिफिकेशन 3 टाइप से किया गया मेन, स्टोरेज डैम, डाइवर्जन डैम, डिटेंशन डैम। ओके, 3 टाइप का। स्टोरेज, या तो स्टोरेज करोगे, आप डाइवर्जन करोगे, डाइवर्ट करोगे, या डिटेन करोगे पानी को उसके अंदर, ठीक है ना। डिटेंशन डैम नाम दे दिया, डिटेंशन डैम। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अब अर्थ डैम। अर्थ डैम की हम बात करते हैं तो अर्थ डैम हैव बीन बिल्ट सिंस द early days of the civilization. They are the most ancient types of embankment as they are built with natural materials such as gravel, sand, silt and clay or earth, or called earth material, earth dam. अर्थ का मीनिंग ही है, अर्थ का मीनिंग क्या है? अर्थ मटेरियल सिंपल, जैसे हमको क्या है, जैसे सैंड हो गया, बालू हो गया, ग्रेवल हो गया, सिल्ट हो गया, क्ले हो गया, सब क्या है? अर्थ मटेरियल, अर्थन मटेरियल हैं, उनसे हम बना देते हैं, नाम दे देते हैं अर्थन डैम। कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है ग्रेविटी डैम। अब ग्रेविटी डैम की हम बात करते हैं तो ग्रेविटी डैम इज द वन इन विच द एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज वाटर प्रेशर, वेव प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, बहुत तमाम प्रकार की टीसी आर रजिस्टर्ड बाय द वेट ऑफ द डैम। ये सारे के सारे कौन इसको रजिस्ट करता है? सिर्फ डैम का वेट। डैम का वेट इतना होता है कि इन सारे फोर्स को वो ओवरकम कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि डैम जो होता है बहुत हैवी मटेरियल से बना हुआ है, कंक्रीट का बना है। अब डैम, अब इतने वाटर प्रेशर, सिल्ट प्रेशर, अपलिफ्ट प्रेशर, इन सारे को क्या कर लेता है? वो रजिस्ट कर लेगा। ओके, तो द ग्रेविटी डैम मे बी कंस्ट्रक्टेड ईदर ऑफ मशीनरी और ऑफ कंक्रीट। अब या तो वो कंक्रीट का बना होगा, या तो वो कंक्रीट का हो सकता है आपका, या वो मशीनरी का हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ ग्रेविटी डैम, रबल मशीनरी डैम, कंक्रीट डैम। ये डायग्राम बना रखा है तो वो ही दिखती है। ये आपका ये हेड वाटर है, हील है, अपलिफ्ट है, टो है, टेल वाटर बोलते हैं इसको, वेट ऑफ डैम, यहाँ पे डैम का वेट लगता है, ठीक है ना, सेंटर से लगता है ना वेट। ओके, स्पिलवे। अब स्पिलवे क्या होता है? स्पिलवे इज अ स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड एट अ डैम साइट for effectively disposing of the surplus water from the upstream to downstream. Spillway are provided for all dams such as safety measure against overtopping and the consequent damage and failure. इन सारे डैमेज और फेलियर को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हम स्पिलवे एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं। एनर्जी डिसिपेटर। अब एनर्जी डिसिपेटर भी बहुत सुनने में आता है कि डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क्स, हम डाउनस्ट्रीम प्रोटेक्शन वर्क प्रोवाइडेड फॉर dissipating the energy of water are called energy dissipators, और dissipation devices and the process is known as energy dissipation। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी डिसिपेशन। अब डिसिपेशन का मतलब है लॉस इन एनर्जी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, कैनाल हेडवर्क्स। अब कैनाल हेडवर्क्स क्या होता है? दी वर्क्स कंस्ट्रक्टेड एट द हेड ऑफ द मेन कैनाल फॉर डाइवर्टिंग वाटर इन इट फ्रॉम द रिवर्स फॉर इरीगेशन पर्पसेस आर नोन एज कैनाल हेडवर्क्स। बिगर क्या है? बिगर एक तरीके से चैनरी को बोलते हैं। द बिगर इज अ सॉलिड कंस्ट्रक्शन पुट अक्रॉस द रिवर टू रेज इट्स वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू द कैनाल। अब बैराज
बैराज सुनने में आता है कानपुर गंगा बैराज, सुना होगा आप लोगों ने। बैराज क्या है? बैराज है आपका हेडिंग अप ऑफ वाटर इज अफेक्टेड बाय द गेट्स अलोन, नो सॉलिड कंस्ट्रक्शन इज पुट अक्रॉस द रिवर, द क्रेस्ट लेवल इन द बैराज इज केप्ट एट अ लो लेवल। नेक्स्ट, फिश लेडर। फिश लेडर क्या है? फिश लेडर इज यूज टू मूव फिशेस फ्रॉम अप स्ट्रीम टू डाउन स्ट्रीम। फिशेस को, मछलियों को हटाना, इसी चीज़ को बोले फिश लेडर, है ना। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन, विंटर सीजन के पहले, ओके, सॉरी विंटर सीजन के दौरान, ठीक है ना। डिवाइड बॉल क्या है? दिस बॉल इज यूज फॉर सेपरेट अंडर स्लाइस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बिगर। ये कुछ डायग्राम बना रखा है तो आप लोग। नेक्स्ट, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या है? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स आर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड फॉर कैरिंग द कैनाल वाटर अक्रॉस द नेचुरल ड्रेन और रिवर इंटरसेप्टिंग द कैनाल। टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स: एक्वाडक्ट, सुपर पैसेज, लेवल क्रॉसिंग, इनलेट एंड आउटलेट। ये क्या है? ये मेनली 4 टाइप्स के आपके क्या हो गए हैं? क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हो गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की हम बात करते हैं। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स कैसे? द वर्क्स प्रोवाइडेड फॉर कन्फाइनिंग irregularities of the rivers within the definite limits and for preventing overflanking of the weir are called river training works। इस तरीके से हम उनको रिवर ट्रेनिंग वर्क्स बोल देते हैं। कुछ अब गाइड बैंक हैं, अब गाइड बैंक देखो नाम में ही छिपा है सब कुछ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है इतना। गाइड बैंक क्या है? गाइड बैंक द बैंक्स कंस्ट्रक्टेड फॉर कन्फाइनिंग एंड गाइडिंग द फ्लो ऑफ द रिवर इन अ रीजनेबल वाटर वे और कॉल्ड गाइड में। मतलब जो पानी बहना चाहिए, जिस तरीके से पानी को बहना चाहिए उस तरीके से बहे, इस तरीके से हम कुछ उसको गाइड कहते हैं। गाइड का मतलब क्या है? उसको एक डायरेक्शन देते हैं कहीं पे कि पानी को इस तरीके से फ्लो करना चाहिए, एक डेफिनेट शेप में, डेफिनेट लाइन, कुछ कहीं पे ऐसा नहीं कहीं पे भी पानी फ्लो कर जाए, ठीक है ना। तो उसको अपन गाइड करते हैं, उसको बोलते हैं गाइड बैंक, ठीक है ना। पिच्ड आइलैंड। अब पिच्ड आइलैंड क्या है? An artificially constructed island in the river bed and protected by the stone pitching on all sides is known as pitched island। आपने देखा होगा स्टोन की हम कहीं पिचिंग कर देते हैं, आपने देखा होगा कहीं पॉइंट बने होते हैं हमारे गांव वगैरह में, शहरों में, कहीं पे भी आपने देखा होगा कि कहीं वो जैसे नदियों में ही देखा आपने। बॉम्बे जाइए आप, कहीं मरीन पे जाइए, मरीन सी, वहाँ पे स्टोन की पिचिंग होती है। पिचिंग क्यों करते हैं? क्या रीजन है पिचिंग करने का? रीजन यही है कि सॉइल को इरोड ना करे, सॉइल के इरोजन को रोकने के लिए। अगर सॉइल इरोज होगी तो क्या है? वो खिसकती जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना, डेटोरेट हो जाएगा पूरा। तो इसको अपन को रोकना है, इसी को बोल देने अपन क्या? पिच्ड आइलैंड। नेक्स्ट स्लाइड। अब वाटर लॉगिंग। अब वाटर लॉगिंग आ गया। वाटर लॉगिंग का मीनिंग क्या है? जल भराव। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम को देखने को मिलता है। जैसे कर्नाटका रीजन में बेंगलोर, जैसे बेंगलोर एक बार बड़ी बड़ी सिटियों में देखा है, कहीं पानी भर जाता है एकदम से, ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरा। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखी भी होगी, चेन्नई में भी बहुत आया था। चेन्नई में इतना पानी भर गया था कि ट्रैफिक जाम हो गया। ऐसी कंडीशन आ क्यों रही है? वाटर लॉगिंग से क्या है? एक्चुअली एक ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया उन्होंने। ड्रेनेज सिस्टम देना चाहिए ताकि वो पानी को क्या करे, वहाँ से हटा दे एकदम से, है ना। तो इस तरीके से वाटर लॉगिंग को हम रोक सकते हैं ना। तो देखिए, इन एग्रीकल्चर लैंड, अब की इरिगेशन में वाटर लॉगिंग का क्या सेंस रहा है ना। तो क्योंकि हम एक्चुअल में कैनाल से भी अपना इरिगेशन होता है, तो कहीं ना कहीं सीपेज वहाँ से भी होगा, तो सीपेज के वजह से भी वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी भर जाता है ना इस जगह गड्ढे में। तो एन agricultural land is said to be waterlogged when the soil pores within the root zone of the crops are saturated to such an extent that normal condition of air within the soil pores is totally cut off and productivity of soil is affected। इससे क्या है? इस वाटर लॉगिंग से इसकी सारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। कौन? वाटर लॉगिंग। कॉजेस ऑफ वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग का कारण क्या है? कैसे होता है वाटर लॉगिंग? नाउ यू हैव टू नो
द मेन फैक्टर्स कॉजिंग वाटर लॉगिंग आर एज गिवन बिलो। जैसे ओवर इरीगेशन, आपने कुछ ज़्यादा इरीगेशन कर दी, ज़रूरत से ज़्यादा कर दी का, तो उस कंडीशन में वाटर लॉगिंग हो सकती है। सीपेज फ्रॉम कैनाल्स, दूसरी बात कैनाल से सीपेज हो सकता है, होता है ना। यदि ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल ड्रेनेज, सॉरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अ नेचुरल ड्रेनेज, ठीक है ना। नेचुरल ड्रेनेज का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो पानी उधर उधर भगेगा। जैसे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे, जैसे मान लो नदी में हमने बीच में कुछ लगा दिया, ठीक है ना, तो पानी क्या हो जाएगा, पानी कहीं और जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, तो वहाँ भी वाटर लॉग, तो इस तरीके से बन सकती है, ठीक है ना। ऑब्लिट्रेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज, ये है जो क्या है, इसके कॉजेस हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपका इरिगेशन ख़त्म होता है। थैंक यू।